हमारा दी काकस एजुकेशन सेंटर ये संगठन के तरफ से पहला इसरा इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आज हम एक साथ बात करने का एक मौका देने के लिए सबसे पहला मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे साथियों, भाई और बहनियों, अभी आज का वेबिनार में और इसरा का टीम सबको मैं दोबारा और मैं ये प्रणाम करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारा दी काकस एजुकेशन सेंटर इन द ईयर 1988 में हम इस्टाब्लिश हुआ था और 1993 में इसको रजिस्ट्रेशन किया था मणिपुर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में। और हमारा संगठन का अलग अलग एक्टिविटीज हम पिछले 30 साल से चलते रहते हैं। और इसमें हमारा मेन एक्टिविटीज में हमारा दी काकस का विजन और मिशन और मेन एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमारा संगठन मणिपुर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है और इसके साथ साथ हम कर्नाटका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि कर्नाटका में हमारा एक और ब्रांच है। और नीति आयोग के अंदर में भी हम रजिस्टर हो चुका है और इनकम टैक्स का सेक्शन 12AA और ATG के माध्यम से भी हम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, FCI भी मिल चुका है। इसके साथ साथ हम 35 SC भी पहले हम ऑलरेडी मिल चुका था, लेकिन आजकल इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से ये 35 SC हटा दिया है सबके लिए। हमारा NGO बहुत साल पिछले 30 साल से काम कर रहा है और हमारा काम के मेन एक्टिविटीज फोकस में हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हम फोकस किया था। हमारा अभी स्कूल चल रहा है, हमारा स्कूल 25 साल के ऊपर हो गया, अभी 10 क्लास तक है। उसी स्कूल के अंदर हम अराउंड 750 चिल्ड्रन हैं। हर साल 250 चिल्ड्रन हम टोटल फ्री एजुकेशन दे रहा है। उस बच्चों से हम कोई पैसा नहीं लेता है और हमने उन लोगों को ये फ्री एजुकेशन देने का तरीका कैसा करता है, बच्चों के घर में हम जाता है, वेरिफिकेशन करता है और बच्चों को रियलिटी क्या है, उसका फैमिली का स्टेटस क्या है, कैसा है, सब देखने के बाद उसी बच्चों को हम फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल अभी एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्लान है। हमारा खुद का जमीन है, लेकिन हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं। और सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप्स के लिए हम बहुत साल से काम कर रहे हैं और महिलाओं के साथ हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। सारे अपना NGO साथियों को इसके बारे में सबको मालूम है और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में हम इसके साथ काम कर रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस में भी हम काम कर रहे हैं। और वोकेशनल एजुकेशन अलग अलग जो यूथ्स, मोर देन 10,500 यूथ्स आज तक हमने वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान किया था। और इसके साथ हम अभी पैरामेडिकल कोर्स और हमारा जो कुछ टेक्निकल कोर्स भी हम कराने के लिए हम अभी प्लानिंग में चल रहा है। और हमारा अभी मेन फोकस जो ओल्ड एज सेक्टर, जो एजेड वाला, जो एजेड लोगों को भी हम ये मौका ये देने के लिए उसको डे केयर सेंटर और और होम केयर सेंटर ये देने के लिए हम प्लान भी है, चल भी रहा है। और इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं और मेनली हम वीमेन एंड यूथ्स एम्पावरमेंट के लिए भी हम बहुत काम करते रहते थे और अभी करना भी चाहता हूँ फ्यूचर में भी। और आजकल जो हाउसिंग फॉर पोर जो हमारा गवर्नमेंट के तरफ से भी ये स्कीम सबके लिए कर रहा है और हमारा NGO के तरफ से भी ये गरीब लोगों के लिए भी ये हाउसिंग फॉर पोर हम ज्यादा ज्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन हम जो अपना जो NGO के तरफ से जो हम कर सकता है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। और आजकल जो सोसाइटी में सैनिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स ये सब आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है, इसलिए इस फील्ड में भी हम काम करना शुरू किया हमने। और रिसेंटली हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है रिसेंटली
इसी कैंपेन का नाम है हम विलेज इकोनॉमी। उसका उद्देश्य क्या है, रियलिटी में क्या है, जो आजकल जो सोसाइटी में बहुत लोग काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल फंडिंग्स बहुत आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग्स बहुत आ रहा है, और सब एनजीओज और सब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये सब हमारे तरफ से फुली और हाईली अप्रिसिएशन है। फिर भी क्या है जो सोसाइटी में आजकल बहुत लोगों, बहुत गरीब लोगों, जो ग्रास रूट लेवल में वो लोग को मैक्सिमम मौका नहीं मिल रहा है, उसी लोगों को हम ढूंढना चाहता हूँ। ऐसा लोगों को ढूंढ के उसका हालत क्या है, उसका स्थिति क्या है, उसका जो गरीबी का कारण क्या है, और वो उसको क्या उपाय करके, कौन सा हम तरीका बना के, और कौन सा हम उसको जो कौन सा सिस्टम में लाके उसको जो गरीबी को हटाने का एक तरीका हम ढूंढना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये विलेज इकोनॉमी, मतलब विलेज के नाम से हमने ये नाम रख के विलेज इकोनॉमी बनाया। हम इसके अंदर में हम हाउसिंग करना चाहते हैं, इसके अंदर में बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, इसके अंदर में हम फैमिली को जो ट्रीटमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन हम ये काम हम अपना तरफ से, एनजीओ के तरफ से अकेला नहीं कर सकता है। इसलिए एक कैंपेन जैसा हमने लॉन्च किया। इसमें अलग अलग जो बड़ा बड़ा एनजीओज और नेशनल इंटरनेशनल लेवल और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी हम सबको मिलके हम ये काम करना चाहता हूँ। और अभिषेक जी ने अभी जो पहले शुरू में बताया था, अभी जो गवर्नमेंट्स का स्कीम्स हो, स्किल इंडिया हो, जो मुद्रा हो, जो अलग अलग स्कीम्स, ये सब भी हम हाईलाइट करना चाहते हैं जो विलेज इकोनॉमी के अंदर। और ये सब हम भी पूरा एक्सपर्ट नहीं है, हम भी पूरा नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, लेकिन हम कौन कौन के किस किस के पास जो नॉलेज होता है, किस किस के पास जो मौका होता है, किस किस के पास जो एक्सपीरियंस होता है, सबको मिला के, सबको कलेक्ट करके हम एक साथ काम करके जो गरीबी को हटाना चाहते हैं। ये हमारा डी काकस एजुकेशन सेंटर का मेन उद्देश्य है। आज तक हमने जो काम किया था उसी काम में हम अलग अलग काम किया है। जो सारे काम को बताने से तो बहुत टाइम हो जाएगा, अभी टाइम का फैक्टर है, इसलिए मैं इन ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बता के मैं जाना चाहता हूँ। और अगर कुछ गलती हुआ तो बाद में हम शेयरिंग करने का, जो डिस्कस करने का मैं एक मौका दे दीजिए। और इसके साथ हम जो हमारा एनजीओ का एक मेन मोटो है, सिंसियरिटी, सेक्रीफाइस एंड सर्विस। हम जो भी करना है सिंसियरली हम काम करना चाहता हूँ, जो भी करना है हम विथ सेक्रीफाइस काम करना चाहता हूँ, जो भी करना है हम सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट में हम काम करना चाहता हूँ। इसलिए हम ये 3 मोटो रखा है, इसको हम ट्रिपल एस बोलता है, वो सिंसियरिटी, सेक्रीफाइस एंड सर्विस। बाद में हम सर्विस करना है। इसके साथ हम पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज भी हम करते रहते हैं। जो हमारा पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज में हम क्या करता है, जो नेटवर्क विद ग्रास रूट एनजीओस, ये हमारा पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज के अंदर में एक अच्छा जो हमारा जो सपना है। हमने क्यों ऐसा रखा है, जो भारत में अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेट्स का जो अलग अलग जो सिस्टम, अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग जो प्रॉब्लम, सबका अलग अलग होता है। लेकिन जो मणिपुर जैसा और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में तो हम गांव और ये अलग अलग जो छोटा छोटा जगह और अलग छोटा छोटा गांव बहुत है, उसी जगह में बहुत लोगों को अभी एजुकेशन तो है, सबका एजुकेशन है, सबका लिटरेसी तो है, लेकिन 100% वो लोग लिटरेसी नहीं होता है, 100% सब लोग नॉलेजेबल नहीं होता है, 100% सब लोग एक्सपर्ट नहीं होता है। उन लोगों को हमारे तरफ से जो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आजकल जो गवर्नमेंट के तरफ से क्या प्रोविजन दे रहा है, गवर्नमेंट के तरफ से क्या प्रावधान दे रहा है, ये सबको हम ये बताना बहुत जरूरी है। ये बताने के लिए हम घर घर में, हाउस हाउस में जाके बताने से तो हम बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करता है, जो ग्रास रूट लेवल जो एनजीओज है वो लोग के साथ मिलके हम काउंसलिंग एक साथ करके, एक साथ डिस्कस करके ये हम नेटवर्क एक बनाता है, नेटवर्क बना के हम काम करता है। और हमारा जो सेकेंड थिंग क्या है, जो आजकल जो जनरल एम्प्लॉयमेंट में हमने 2 चीज रखा है। एक तो व्हाइट जॉब तो ऑटोमेटिक हो रहा है, जो गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में हम जो अपना जो उद्देश्य क्या है, जो हमारा लोकल रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द लोकल रिसोर्सेस,
हमारा लोकल रिसोर्स में बेस करके इसमें हम कोशिश करके जो हमारा जो फैक्ट्री बनाना, जो नया स्वतः इंडस्ट्री बनाना, जो स्वतः जो बिजनेस सेटअप करना है, ऐसा करके हम जो जनरल एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका हम ढूंढने के लिए और बहुत साल से हम कोशिश भी कर रहे हैं अभी, और कोविड के बाद हम ये और करना चाहता हूँ, ये है। और इसके साथ हमारा संगठन के जो अचीवमेंट्स मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमारा संगठन एक्चुअली सर आज तक जो हमारा जो गवर्नमेंट से हम फंडिंग वगैरह ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं लिया है। इसका कारण कुछ है तो मैं इंटरनली है, मैं एक्सटर्नली बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो पिछले साल से हम आज तक जो हमारा एनजीओ है कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है। इसके लिए हम थोड़ा सफर में है हमारा दी कागज को, लेकिन फिर भी हम बहुत मेहनत करके हम कॉरपोरेट सेक्टर से फंडिंग लेता है, हम पब्लिक डोनेशन लेता है, और हमारा जो स्कूल्स है, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स है, हमारा वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेस है, हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का जो इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटीज है, वहां से हम फंड कलेक्ट करके हमारा एनजीओ का काम ये हम चलते रहते हैं। और इसके साथ साथ हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का अलग अलग जो हमको फंड फंड सॉरी अलग अलग जो अवार्ड्स रिकॉग्निशन हमको देते रहते हैं। इसी तरह हमारा जो संगठन आज तक जो पिछले 30 साल से हम काम कर रहे हैं, और अभी मेन फोकस जो कोविड के बारे में हम मेरे हमारे एनजीओ के तरफ से मैं थोड़ा शेयरिंग करना चाहता हूँ। जो सबसे पहले हम जब कोविड शुरू हुआ था, अराउंड मार्च का जो सेकेंड वीक अराउंड कोविड शुरू हुआ था, जो इसी टाइम सबसे पहला हम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और हैंड सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? हमारा जो कर्नाटका और दिल्ली और मणिपुर, ये तीनों जगह में हम मेनली काम कर रहे हैं। सबसे पहला दिल्ली में हम मास्क और ये सैनिटाइजर हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था, और इसके साथ हम डिलीवरी ऑफ फूड आइटम्स, कोई जो लोगों को जो जरूरी होता है उसको हम फूड आइटम्स और जो ये भी हम डिलीवरी किया था। और इसके साथ अवेयरनेस ऑन कोविड-19 एंड कैंपेन्स, हम सिर्फ जो फूड देने से तो हम मास्क और हैंड सैनिटाइजर देने से तो जो कोविड का जो प्रॉब्लम है इसको हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता है। इसलिए हम एक साथ मिलके अवेयरनेस भी जरूरी है, कैंपेन्स भी जरूरी है। और अवेयरनेस के अंदर में हम क्या करता है, जो हम लिफलेट बनाता है, हम पोस्टर बनाता है हमारा अपना तरफ से, एनजीओ के तरफ से, और पोस्टर को लगाता है। बड़ा पोस्टर भी है, छोटा पोस्टर भी है। पोस्टर को लगा के भी हम करता है, और हम माइक यूज करता है, जो लाउड स्पीकर यूज करता है। ऐसा करके हम कोविड-19 के बारे में भी हमने अलग अलग जो हमारा एनजीओ के तरफ से जो हम कैपेबल होता है हमारे तरफ से उसको हम किया है। और कोविड के अंदर में अभी एक जानकारी जो भारत के दो अलग अलग स्टेट्स के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता है, लेकिन स्पेशली मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न का कुछ स्टेट्स के बारे में जो कोविड के अंदर में एक बड़ा खतरनाक चीज में सबके सामने में लाना चाहता हूं। एक बड़ा खतरनाक चीज क्या होता है सर? जो ड्रग एब्यूजर्स, और ये इसका इसका अफेक्टेड टू यंग पीपल, ये बहुत खतरनाक हो रहा है आजकल मणिपुर में, मैक्सिमम ये हो रहा है। और कोविड के अंदर में सबको बाहर आ रहा है। पहले कोविड आने के पहले से तो ये सब इश्यूज वगैरह तो चलते रहते थे, लेकिन कोविड आने के बाद ये सब जो बाहर आ रहा है, सामने आ रहा है सबके सब। और इस फील्ड में भी हम टीम बना रहे हैं अभी, हर जगह का, और छोटा छोटा जो हमारा लोकेलिटी जो होता है उसका क्लब्स होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सबके सब मिलके हम ड्रग्स के बारे में, और बहुत इश्यूज हो रहा है और मारपीट भी हो रहा है। इसी तरह अभी मणिपुर में भी जो ड्रग्स के लिए जो ड्रग पेडलर्स होता है, जो ड्रग पेडलर्स ने जो उसका जो इसके साथ खाने वाला लोगों को जो अभी मार्केट में उसका जो क्या है पहचान हो गया, पहचान होने के बाद डर के उसको भी मारपीट भी हो रहा है। ऐसा मेरा अपना गांव में भी अभी चल रहा है। इसी तरह जो ड्रग्स का एक बड़ा गैंग अभी मेनली मणिपुर में अभी चल रहा है। इसके सिलसिले में भी हम बहुत इतना अभी रात भर तक हम रात को मणिपुर में एक्चुअली जो भारत के दूसरा स्टेट से कंपेयर करने से तो रात को हम 9 बजे 9:30 बजे सोता है, लेकिन हम मणिपुर में अभी 12 1 बजे 2 बजे तक हमारा जो सारे एनजीओ, हमारा एनजीओ अकेला नहीं, बहुत एनजीओ के साथ, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जो ड्रग्स के बारे में भी अभी कोविड के अंदर में हम बहुत काम करें।
और इसके साथ अभी जो हेल्पिंग टू माइग्रेंट वर्कर्स, और इसमें भी हम कोविड के बारे में हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम कोविड के बारे में काम करते 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 हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया हमारा मन में, एक एक्सपीरियंस आ गया। क्या एक्सपीरियंस आ गया? तो अभी कोविड आने के बाद जो लोगों के जो स्थिति बहुत खराब चल रहा है, जो मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, हमारा सारे साथियों और सबको मालूम है, और जो बहुत ये खराब स्थिति चल रहा है, उसी खराब स्थिति के बारे में हम बहुत चर्चा हो रहा है। उसी चर्चा के अंदर जो अभी अफेक्टेड टू द पुअर फैमिलीज फॉर सर्वाइवल, ये मेन फैक्टर हो गया अभी कोविड आने के बाद, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मणिपुर में अभी तक टोटल लॉकडाउन चल रहा है, और दिल्ली और कुछ स्टेट में तो लॉकडाउन थोड़ा फ्री हो गया, और लेकिन मणिपुर में तो टोटल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने के टाइम में भी, और ये जो गरीब लोगों के लिए तो मेन फैक्टर वो सर्वाइवल फैक्टर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। और एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स के बारे में भी अभी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सबको मालूम है। और जो रोज कमा के जो खाने वाला, मतलब जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो वो लोग के लिए भी ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। और इसके साथ साथ हमने क्या क्या चीज रियलाइज किया है, कोविड का जो इफेक्ट्स होता है, हमने जो रियलाइज किया है, जो आजकल हमारा देश में जो गांव और जो कुछ स्मॉल स्टेट्स में हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट्स का कुछ कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये भी हमने हमारे तरफ से हमने ये सब ये अभी चर्चा चल रहा है। और प्रॉब्लम्स ऑफ द हॉस्पिटल, अभी कोविड आने से तो बहुत जो अभी क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल और मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जो पेशेंट्स को अभी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दे रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहा है, फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी कोविड का टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कोविड टेस्ट करने के लिए 2800 रुपीज ये ले रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं हमारे एनजीओ की तरफ से। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स ऑन हेल्थ सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसमें हमारा एक लॉजिक है। अभी कोविड आने के बाद मैक्सिमम लोगों को आइसोलेशन करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को अच्छा टॉयलेट यूज करना चाहिए कोविड आने के बाद। और मैक्सिमम लोगों को कहाँ उसका जो रहन सहन, मतलब घर का रहन सहन और स्थिति वगैरह वगैरह, ये अच्छा मेंटेनेंस होना चाहिए। लेकिन कोविड आने के पहले तो हम कुछ भी नहीं सोचता था, लेकिन कोविड आने के बाद ये सब समझ लिया